स्टूडेंट, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th इंग्लिश पोएट्री चैप्टर 1 यानी डस्ट ऑप्शनों का हिंदी एक्सप्लेनेशन, डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग और सेंट्रल आइडिया, पोएटिक डिवाइसेस वगैरह पढ़ लिया था। अब आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर यानी डस्ट ऑप्शनों का एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं। मतलब वो सभी प्रश्न जो डस्ट ऑप्शनों से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में कर रहे होंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसके पहले वाला जो वीडियो था जिसमें मैंने आप लोगों को इस चैप्टर का जो हिंदी एक्सप्लेनेशन है, इसका समरी है, सेंट्रल आइडिया है और पोएटिक डिवाइसेस वगैरह है, जो भी मैंने समझाया था पिछले वाले वीडियो में, उसको जरूर पढ़िएगा। क्योंकि अगर आप लोग वो वीडियो देखे रहेंगे तो इस चैप्टर को समझने में, मतलब जो भी इसके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं उनको समझने में आपको काफी आसानी होगा और आप लोग इसके सभी क्वेश्चन आंसर को आसानी से समझ पाएंगे। बाकी जो लोग इस वाले वीडियो को देख चुके हैं, मतलब इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन, पोएटिक डिवाइसेस वगैरह अच्छे से समझ चुके हैं, उनको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए जाएंगे उनको समझने में आसानी होगा ही। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका स्टांजा वाइज क्वेश्चन आंसर देखेंगे, मतलब इसी क्रम से देखेंगे जिस क्रम से लिखा हुआ है। स्टांजा वाइज क्वेश्चन आंसर, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए, सबसे पहले स्टांजा वाइज क्वेश्चन आंसर बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में बता देता हूँ। तो जो इस चैप्टर के राइटर हैं यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो किसी कारणवश दुखी रहते हैं। सर्दी का मौसम रहता है, चारों तरफ बर्फ गिरी रहते हैं और उनका मन किसी कारणवश उदास रहता है, मतलब उनका मूड सही नहीं रहता है, वो उदास रहते हैं किसी कारणवश। अपने उसी उदासावस्था में, मतलब अपने दुख के साथ, वो एक हिमलाक के वृक्ष के नीचे, मतलब धतूरे के वृक्ष के नीचे जाकर खड़ा होते हैं। अब चूंकि सर्दी का मौसम है, चारों तरफ बर्फ जमा हुआ है, तो उस वृक्ष पर भी बर्फ जमा हुआ रहता है, मतलब बर्फ के कण जो है वो धतूरे के वृक्ष पर भी लगे रहते हैं। अब जैसे ही कभी धतूरे के वृक्ष के नीचे जाकर खड़े होते हैं, उस वृक्ष पर एक कौवा आकर बैठ जाता है। मतलब जैसे ही कभी उस वृक्ष के नीचे जाकर खड़े होते हैं, उनके खड़े होते ही उस वृक्ष पर एक कौवा आकर बैठ जाता है। अब कौवे के बैठने से उस वृक्ष की शाखाएं, जो डालियां होती हैं, वो हिलती हैं और उस पर लगे हुए बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरते हैं। जैसे ही कवि के ऊपर बर्फ के कण गिरते हैं कवि के बैठने से, तो उनका उदास मन प्रसन्न हो जाता है। मतलब बर्फ के कुछ कणों को गिरने से जो कवि का मूड पहले उदास था वो अब सही हो जाता है। तो यही था, ये पूरा पोयम 8 लाइन का छोटा सा पोयम था जिसको मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आप लोगों को इसका सेंट्रल आइडिया, मैसेज वगैरह भी जानना है तो आप लोग इस वाले वीडियो को देख सकते हैं, जो मैंने आपको पहले भी रिकमेंड कर दिया है। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, या फिर आप चाहें तो यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, डस्ट ऑप्शनों खुलकर सीखें, तो आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा, आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए, अब इसके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को यानी परीक्षा उपयोगी प्रश्न को स्टांजा वाइज क्वेश्चन आंसर के साथ करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका सबसे पहला स्टांजा जो है उसको देखते हैं। यहाँ पे जो पहला स्टांजा है, द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हिमलॉक ट्री। मतलब जिस तरीके से कौवे ने हिमलॉक के वृक्ष को हिलाकर बर्फ के कुछ कणों को मुझ पर गिरा दिया। बस यही इतना है, 4 लाइन है, तो बस यही है। अभी पूरा पोएम कंफर्म होगा इसके सेकंड वाला स्टांजा में। अब यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन मैं बहुत अच्छे से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने बताया ना आपको, इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से पहले ही समझा दिया गया है। चलिए, तो इस स्टांजा में यही कहा जा रहा है कि मतलब जो पोइट हैं वो एक वृक्ष यानी हिमलॉक के वृक्ष के नीचे जाकर खड़े हुए हैं और उस वृक्ष पर एक कौवा आकर बैठता है। अब कौवे के बैठने से जो उसकी शाखाएं हैं वो हिल जाती हैं, मतलब हिमलॉक की ट्री की जो डालियां हैं वो हिल जाती हैं और उस पर लगे हुए बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरते हैं। ठीक है, यही था ये स्टांजा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। तो इससे जो पहला क्वेश्चन बन रहा है, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, मतलब कवि कहाँ खड़ा हुए थे। तो कवि कहाँ खड़ा हुए थे, ए हिमलॉक ट्री यानी एक धतूरे के वृक्ष के नीचे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, इसको हटाएंगे, द पोएट वाज स्टैंडिंग, उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे इसको हटा करके अंडर द हिमलॉक ट्री। ठीक है, द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर द हिमलॉक ट्री, मतलब कवि हिमलॉक के ट्री के नीचे खड़े हुए थे। सेकंड वाला क्वेश्चन है, हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, मतलब पेड़ पर कौन बैठा हुआ था। तो पेड़ पर कौन बैठा हुआ था, द क्रो यानी कौवा। तो यहाँ पे हु को हटाएंगे और हु की जगह लिखेंगे द क्रो। ठीक है, द क्रो यानी द क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर कौवा बैठा हुआ था। इसको अच्छे से भी मैंने लिख रखा है, अभी मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, और ये पीडीएफ जो है जिससे मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, वेयर डज द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल, मतलब बर्फ के कण जो थे, पार्टिकल्स ऑफ स्नो मतलब बर्फ के कण, वेयर डज फेल कहाँ गिरे, मतलब बर्फ के कण कहाँ गिरे। तो बर्फ के कण कहाँ गिरे थे, पोएट की बॉडी पर यानी कवि के शरीर पर। तो आप लोग इसको हटाएंगे वेयर को और डज को भी, और लिखेंगे द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल अपॉन द पोएट। यहाँ पे इसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अपॉन द पोएट, अपॉन द पोएट, मतलब बर्फ के कण द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल गिरे अपॉन द पोएट, कवि पर। यहाँ पे आप पोएट्स बॉडी लिख सकते हैं, कवि के शरीर पर, पोएट्स बॉडी, BODY, मतलब द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल अपॉन द पोएट्स बॉडी, मतलब बर्फ के कण कवि के शरीर पर गिरे। अब चौथा क्वेश्चन है, अंडर व्हिच ट्री, मतलब किस पेड़ के नीचे द पोएट स्टैंडिंग, कवि खड़े हुए थे। तो कवि किस पेड़ के नीचे खड़े हुए थे, हिमलॉक ट्री के यानी धतूरे के वृक्ष के। तो इसका आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे, इसको हटाएंगे या फिर इसको बाद में लिखेंगे हम लोग, द पोएट स्टैंडिंग, इसको आपको पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे आप, द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर द हिमलॉक ट्री। ठीक है, द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर द हिमलॉक ट्री, मतलब कवि हिमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए थे। तो ये था पूरा क्वेश्चन आंसर आपके स्टांजा 1 का। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है इन सभी के क्वेश्चन और आंसर को, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। मतलब ये सब जो है मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, ये आपको मैं दे दूंगा अभी। अब जो दूसरा स्टांजा यहाँ पे है इसको हम लोग पढ़ते हैं, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूल्ड। अब ये कहाँ से शुरू होता है, पहले थोड़ा सा पहले स्टांजा को रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। पहला स्टांजा था, द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हिमलॉक ट्री, मतलब जिस तरीके से एक कौवे ने हिमलॉक के वृक्ष को हिलाकर बर्फ के कणों को मुझ पर गिरा दिया। अब यहाँ से ये शुरू होता है, कहाँ गया, ये रहा, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, इसने मेरे हृदय के मनोदशा में एक बदलाव प्रदान किया। गिवन मतलब देना या प्रदान करना, और मूड का मतलब मनोदशा, यानी इसने मेरे हृदय के मनोदशा में एक बदलाव
प्रदान किया। किसने? ये जो घटना हुई हिमलाक की ट्री से बर्फ के कणों को कवि के ऊपर गिरना, इस घटना ने कवि के मूड में एक बदलाव प्रदान किया। अब बदलाव से क्या मतलब है? बदलाव से ये मतलब है कि कवि जो पहले उदास थे वो इस घटना के बाद क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। एंड सिव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड, एंड सिव्ड और बचा लिया सम पार्ट कुछ हिस्सों को ऑफ ए डे एक दिन के आई हैड रूड जिसमें मैं दुखी था या फिर जिसको मैं बर्बाद कर रहा था। रूड का मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब दुख में रहना, या फिर आप यहाँ पे इसका अर्थ लगा सकते हैं बर्बाद होने से भी। अर्थात इसका पूरा मतलब हो जाएगा इसने मेरे हृदय के मनोदशा में एक बदलाव प्रदान किया और मेरे दिन के कुछ हिस्से को बर्बाद होने से बचा लिया, या फिर मुझे दिन के कुछ हिस्से को दुख में रहने से बचा लिया। पूरा कहने का मतलब यह है कि जैसे ही कवि ने बर्फ के कणों को कवि पर गिराया तो कवि जो पहले दुखी थे बर्फ के कणों को अपने शरीर पर गिरने से वो खुश महसूस करने लगते हैं, मतलब आनंदित हो जाते हैं। और इस तरह से कवि बताते हैं कि मैं अपने दिन के कुछ हिस्से को सम पार्ट बर्बाद होने से बचा पाता हूँ, मतलब कवि पूरे दिन दुखी नहीं रहते हैं और अपने दिन के कुछ हिस्से को बर्बाद होने से बचा लेते हैं। या फिर यूं कहें कि कवि जो है अपने दिन के कुछ हिस्से को दुख में रहने से बचा लेते हैं। तो यहाँ पे जो आई आया है वो पोएट के लिए आया है, यानी कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए आया है। अब जो इसका पहला क्वेश्चन है इसको देखते हैं। डज द पोएट रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे? डज द पोएट रिमेन हैप्पी, क्या कवि खुश रह पाते हैं या फिर खुश रहते हैं ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ डे, बाकी बचे हुए दिन में, यानी क्या कवि बाकी के बचे हुए दिन में खुश रहे? रिमेन का मतलब होता है बचा रहना या फिर बाकी रहना। तो क्या होता है, क्या कवि बाकी के दिन में खुश रह पाते हैं? ऑब्वियसली यस, मतलब कवि के ऊपर जैसे ही बर्फ के कण गिरते हैं तो उनका पूरा दिन बर्बाद होने से बच जाता है, मतलब वो पूरे दिन उदास नहीं रहते हैं और अपने दिन के कुछ हिस्से को दुख में रहने से बचा पाते हैं। तो आप लोग इसको डिड को हटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे यस। यस द पोएट रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे। तो इसका आंसर हो जाएगा यस द पोएट रिमेन हैप्पी। रिमेन की जगह रिमेंड आप लोग कर सकते हैं, हाँ रिमेंड होगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? यस द पोएट रिमेंड हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, यानी हाँ लेखक बाकी के बचे हुए दिन में खुश रहे। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हिच पार्टिकल्स डिड द क्रो शेक डाउन? व्हिच पार्टिकल्स मतलब किसके कणों को, पार्टिकल्स मतलब कण, द क्रो शूक डाउन कौवे ने नीचे गिराया, मतलब कौवे ने किसके कणों को नीचे गिराया? तो कौवे ने वृक्ष से क्या गिराया था? बर्फ को गिराया था, बर्फ के कणों को। तो यहाँ पे इसको आप लोग ऐसे लिखेंगे, इसको हटाएंगे यहाँ से और लिखेंगे द क्रो शूक डाउन, शेक की जगह शूक लिखेंगे, द क्रो शूक डाउन, और यहाँ पे लिखेंगे क्या? द पार्टिकल्स ऑफ स्नो, द पार्टिकल्स ऑफ, द क्रो शूक डाउन द पार्टिकल्स ऑफ स्नो, मतलब कौवे ने बर्फ के कणों को नीचे गिराया। तीसरा क्वेश्चन है बाय होम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय, मतलब ये कविता जो है डस्ट ऑफ स्नो किसके द्वारा लिखा गया है? तो डस्ट ऑफ स्नो के राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आप लोग इसको सीधे लिख सकते हैं, बाय होम को हटाएंगे और लिखेंगे द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय, और यहाँ पे लिखेंगे बाय के बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी ये कविता डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित है या फिर लिखित है। हियर आई स्टैंड फॉर द, मतलब जो आई है वो यहाँ पे किसके लिए आया है? इस पोएम की बात हो रही है। यहाँ पे जो आई आया है वो किसके लिए आया है? ये रहा आई। तो ये आई किसके लिए आया है? ट्री के लिए, क्रो के लिए, पोएट के लिए, फिर स्नो के लिए। यहाँ पे कवि अपने बारे में बता रहे हैं कि बाकी के बचे हुए दिनों में मैं खुश रहा, यानी पूरे दिन मैं रिग्रेट फील नहीं किया, मतलब बाकी के बचे हुए दिन के कुछ हिस्से को मैंने बचा लिया। तो आई जो है पोएट के लिए आया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे जो मैंने आंसर बताया है आपको वो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, ठीक है, वही सब है जो मैंने आपको अभी बताया है। तो अब इसका 60 आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे पूरे 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं इस पोएम में, इन सभी को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट ऑब्जर्व्ड नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, मतलब इस कविता में हाउ किस प्रकार से पोएट कवि ने ऑब्जर्व निरीक्षित किया है नेचर प्रकृति को इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, यानी इस कविता डस्ट ऑफ स्नो में। अर्थात इस कविता डस्ट ऑफ स्नो में कवि प्रकृति को यानी नेचर को किस प्रकार निरीक्षित करते हैं। तो इसका आंसर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, अब मैं आपको इसको नहीं दिखाऊंगा, सीधे 5 क्वेश्चन है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो इन 5 क्वेश्चन को मैंने इनके क्वेश्चन के साथ और आंसर के साथ, यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऐसे ही सबको लिख रखा है, ठीक है। क्वेश्चन 1 2 3 ऐसे सबको मैंने लिख रखा है। तो मैं सीधे यहीं से आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने जैसा कि पहला क्वेश्चन देखा वही सेम यहाँ पे भी है। हाउ डज द पोएट ऑब्जर्व्ड नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, मतलब इस कविता यानी डस्ट ऑफ स्नो में कवि ने प्रकृति को किस प्रकार ऑब्जर्व किया है, यानी किस प्रकार निरीक्षित किया है। तो इसका आंसर देखते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट वाज इन ए सैड एंड डिप्रेस्ड मूड। द पोएट वाज, कवि थे, इन सैड एंड डिप्रेस्ड मूड, दुखी और उदास मनोदशा में। सैड एंड डिप्रेस्ड का मतलब दुखी और उदास, मतलब इस कविता में कवि दुखी और उदास मनोदशा में थे। बट देन, लेकिन फिर, द वे ए क्रो शूक द डस्ट ऑफ फ्रोजन स्नो फ्रॉम द हिमलॉक ट्री एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द पोएट। बट लेकिन, द वे ए क्रो, जिस तरह से एक कौवे ने सूख हिलाया, द डस्ट ऑफ फ्रोजन स्नो, जमे हुए बर्फ के कणों को, फ्रोजन स्नो मतलब जमा हुआ बर्फ का कण, फ्रॉम द हिमलॉक ट्री, धतूरे के वृक्ष से, एंड ड्रॉप्ड इट, और इसे गिरा दिया। ड्रॉप का मतलब होता है गिराना, ऑन द पोएट, कवि पर। द डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड हिज मूड, यानी बर्फ के कणों ने उनके मनोदशा को चेंज्ड यानी बदल दिया। अर्थात जिस तरीके से एक कौवे ने जमे हुए बर्फ के कणों को धतूरे के वृक्ष से हिलाकर कवि पर
ऊपर गिरा दिया, बर्फ के कणों ने कवि के मूड को चेंज यानी बदल दिया। नेचर इंस्पायर्ड देम टू बिहेव पॉजिटिवली, मतलब प्रकृति ने उन्हें इंस्पायर किया, यानी इंस्पायर मतलब प्रेरित करना। प्रकृति ने उन्हें प्रेरित किया, इन्हें कवि को, टू बिहेव पॉजिटिवली मतलब सकारात्मक तरीके से व्यवहार करने को। बिहेव का मतलब होता है व्यवहार करना और पॉजिटिवली का मतलब सकारात्मक तरीके से। मतलब प्रकृति ने उन्हें सकारात्मक तरीके से व्यवहार करने को इंस्पायर्ड यानी प्रेरित किया। दैट इज अर्थात द पोइट हैज ऑब्जर्व्ड नेचर एज ए पॉजिटिव मीडियम ऑफ चेंज इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। कहने का मतलब यह है कि दैट इज अर्थात द पोइट कवि ने डस्ट ऑफ स्नो कविता में प्रकृति को परिवर्तन के सकारात्मक माध्यम के रूप में ऑब्जर्व्ड यानी निरीक्षित किया। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। क्वेश्चन था हाउ डज द पोइट ऑब्जर्व्ड नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, यानी डस्ट ऑफ स्नो कविता में कवि ने नेचर को यानी प्रकृति को किस प्रकार ऑब्जर्व किया। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस कविता में कवि दुखी और उदास मनोदशा में थे, बट लेकिन जिस तरीके से या फिर जिस प्रकार से कौवे ने जमे हुए बर्फ के कणों को धतूरे के वृक्ष से सूख यानी हिलाकर कवि के ऊपर ड्रॉप्ड यानी गिरा दिया, बर्फ के कणों ने कवि के मूड को चेंज यानी बदल दिया। प्रकृति ने उन्हें सकारात्मक व्यवहार करने को प्रेरित किया, अर्थात कवि ने इस कविता डस्ट ऑफ स्नो में प्रकृति को परिवर्तन के एक सकारात्मक माध्यम के रूप में ऑब्जर्व किया यानी निरीक्षित किया। तो आप लोग चाहें तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, और नहीं तो अगर आप लोग को इसको एकदम शॉर्ट में लिखना है तो यहाँ से द से स्नो तक भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन था हाउ डज द पोइट ऑब्जर्व्ड नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, मतलब डस्ट ऑफ स्नो कविता में जो कवि यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो नेचर को किस प्रकार निरीक्षित करते हैं। तो जो इसका आंसर है वो यहाँ से यहाँ तक में भी पूरा हो जाता है। वो थोड़ा सा लंबा करने के लिए मैंने इसको ऐड किया था, आप लोग चाहें तो यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, मतलब डस्ट ऑफ स्नो का आपको सेंट्रल आइडिया बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। हालांकि इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में यानी डस्ट ऑफ स्नो का जिसमें हिंदी एक्सप्रेशन मैंने आपको समझाया है, उसमें मैंने आपको डस्ट ऑफ स्नो का दो सेंट्रल आइडिया बताया है। एक थोड़ा सा लंबा है और एक थोड़ा सा शॉर्ट है, तो जो लोग उसको पढ़ लिए हैं वो लोग उसको याद कर सकते हैं, वो भी ठीक है, और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो इस वाले को देख सकते हैं जो मैं भी बता रहा हूँ। बाकी अगर आप इसका थोड़ा सा शॉर्ट सेंट्रल आइडिया देखना चाहते हैं वो उस वाले वीडियो को जरूर से देखें, उसमें आप लोग केवल सेंट्रल आइडिया ही नहीं पढ़ेंगे, इस चैप्टर के बारे में सब कुछ सीख जाएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, और अभी इसको बताने के बाद मैं आपको इसको भी शॉर्ट करके बता दूंगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो का हमको सेंट्रल आइडिया लिखना है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज हाउ ए क्रो शेक ए पीस ऑफ फ्रोजन स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री एंड ड्रॉप्स इट ऑन द ग्रीविंग पोइट। थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है, मैंने कहा ना अभी मैं इन सबको शॉर्ट करके भी मैं आपको बता दूंगा कि इसको आप लोग इतना भी लिख सकते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में बताया मैंने, ये इतना बड़ा क्वेश्चन था, यहाँ से आप लोग चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, वही बात है। अभी इसमें भी मैं कुछ ऐसे ही ट्रिक वगैरह लगा के आपको बता दूंगा, तो ये भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज हाउ ए क्रो शेक, मतलब डस्ट ऑफ स्नो कविता का केंद्रीय विचार, सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय विचार। डस्ट ऑफ स्नो कविता का सेंट्रल आइडिया यह है कि हाउ ए क्रो शेक, किस तरह से एक कौवा हिला देता है, ए पीसेस ऑफ फ्रोजन स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, ए पीसेस ऑफ फ्रोजन स्नो जमे हुए बर्फ के टुकड़े को, पीस का मतलब होता है टुकड़ा और फ्रोजन का मतलब मैंने आपको पीछे भी बताया है जमा हुआ होता है, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री धतूरे के वृक्ष से, एंड ड्रॉप्स इट और इसे गिरा देता है ऑन द ग्रीविंग पोइट, दुखी कवि पर। ग्रीविंग का मतलब होता है दुखी। मतलब इस कविता डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया यह है कि किस तरह से एक कौवा हेमलॉक के वृक्ष से जमे हुए बर्फ के कण को हिलाकर दुखी कवि के ऊपर गिरा देता है, एंड दीज स्नो पार्टिकल्स, और ये बर्फ के कण मेक द पोइट हैप्पी, कवि को प्रसन्न कर देते हैं। मतलब और ये बर्फ के कण कवि को क्या कर देते हैं, हैप्पी यानी प्रसन्न कर देते हैं। वेयर एज जबकि वी कंसीडर्ड हेमलॉक ट्री, वेयर एज जबकि वी कंसीडर हम मानते हैं हेमलॉक ट्री यानी धतूरे के वृक्ष को, एंड क्रो और कौवे को एज ए सिंबल ऑफ बैड ओमेन, एक अपशकुन के प्रतीक के रूप में। बैड ओमेन का मतलब होता है अपशकुन। मतलब जबकि हम कौवे को और हेमलॉक ट्री यानी धतूरे के वृक्ष को एक अपशकुन के प्रतीक के रूप में कंसीडर्ड यानी मानते हैं। द फैक्ट इज दैट, तथ्य है कि समटाइम्स कभी कभी, इवन स्मॉल थिंग्स छोटी चीजें भी, दैट हैपेंस इन द नेचर जो प्रकृति में हैपेंस यानी घटित होती हैं, हैपेंस का मतलब होता है घटित होना, कैन ब्रिंग अबाउट ला सकती हैं ये चेंज एक बदलाव को, इन द मूड ऑफ ए ह्यूमन बीइंग मनुष्य की मनोदशा में। मतलब तथ्य है कि कभी कभी प्रकृति में घटित होने वाली छोटी चीजें भी मनुष्य के मनोदशा में परिवर्तन ला सकती हैं। समटाइम्स कभी कभी, थिंग्स वी कंसीडर्ड बैड ओमेन, थिंग्स चीजों को, वी कंसीडर्ड बैड ओमेन जिन्हें हम अपशकुन मानते हैं, दोज थिंग्स वे चीजें, मेक आवर लाइफ हैप्पी हमारे जीवन को खुशहाल बना देती हैं। मतलब कभी कभी वे चीजें भी जिन्हें हम अपशकुन मानते हैं, बैड ओमेन मतलब अपशकुन, वे चीजें भी हमारे जीवन को क्या बना देती हैं, हैप्पी यानी खुशहाल बना देती हैं। तो ये था डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया। ठीक है, अब आप लोग इसको भी चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग केवल इतना भी लिख सकते हैं, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज, उसके बाद यहाँ से छोड़ देंगे बाकी, और यहाँ से फिर से मतलब इतना छोड़ देंगे हाउ से इज तक, उसके बाद फिर से यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और यहाँ तक लिख लेंगे। मतलब द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज दैट,
इसके बाद सीधे दैट से, ठीक है। आप लोग इसको हटा भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इन बीच की चीजों को हटाकर आप लोग इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी और अधिक सेंट्रल आइडिया के बारे में इसके जानना है तो पिछला वीडियो है ही, उसमें एकदम इससे भी छोटा सेंट्रल आइडिया शायद मैंने उसमें आपको बता रखा है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। अब जो इसका यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट मूड ऑफ पोइट इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम, हाउ डज इट रिफ्लेक्ट। व्हाट मूड ऑफ द पोइट, कवि के किस मनोदशा को इज रिफ्लेक्टेड, प्रस्तुत किया गया है इन द पोएम, कविता में। मतलब कविता में कवि के किस मनोदशा को रिफ्लेक्ट किया गया है, यानी दिखाया गया है। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है दिखाना, दर्शाना या फिर प्रस्तुत करना। हाउ डज इट रिफ्लेक्ट, इसे किस प्रकार दिखाया गया है, तो कवि के मनोदशा को किस प्रकार दिखाया गया है इस पोएम में। तो यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं, द मूड ऑफ द पोइट अपीयर्स टू बी सैड एंड डिप्रेसिव इन द पोएम। मतलब द मूड ऑफ द पोइट, कवि का मनोदशा, अपीयर्स प्रतीत होता है, टू बी सैड एंड डिप्रेसिव, दुखी और उदास, इन द पोएम, कविता में। मतलब कवि का मनोदशा कविता में दुखी और उदास प्रतीत होता है। डिप्रेसिव का मतलब क्या होता है, उदास, यानी आप लोग थोड़ा सा और एक्सट्रीम, अवसादग्रस्त आप लोग बोल सकते हैं। डिप्रेसिव मूड का मतलब अवसादग्रस्त मनोदशा, और डिप्रेशन का मतलब होता है अवसाद। तो इस कविता में जो कवि का मूड है वो कैसा प्रतीत होता है, सैड एंड डिप्रेसिव, मतलब दुखी और अवसादग्रस्त। द क्रो एंड द हिमलॉक ट्री यूज्ड इन द पोएम इंडिकेट हार्शनेस एंड बैड ओमेन। अब कवि के इस मनोदशा को इसने रिफ्लेक्ट किया है, यहाँ पे लिखा गया है द क्रो एंड हिमलॉक ट्री। मतलब द क्रो यानी कौवे एंड द हिमलॉक ट्री, धतूरे के वृक्ष, यूज्ड इन द पोएम, कविता में प्रयुक्त, इंडिकेट संकेत करते हैं, हार्शनेस एंड बैड ओमेन, कठोरता एंड अपशकुन, बैड ओमेन का मतलब अपशकुन, रिस्पेक्टिवली, क्रमशः। मतलब कविता में प्रयुक्त कौवा और हिमलॉक के वृक्ष रिस्पेक्टिवली यानी क्रमशः कठोरता और बैड ओमेन यानी अपशकुन को इंडिकेट यानी दिखाते हैं या फिर संकेत करते हैं। मतलब कविता में प्रयुक्त कौवा और हिमलॉक वृक्ष क्रमशः कठोरता और अपशकुन का संकेत देते हैं। जो क्रो है वो कठोरता को इंडिकेट करता है यानी हार्शनेस, और जो हिमलॉक ट्री है वो बैड ओमेन को यानी अपशकुन को। तो ये था एक क्वेश्चन, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ इसको। क्वेश्चन था, व्हाट मूड ऑफ द पोइट इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम, हाउ डज इट रिफ्लेक्ट। मतलब इस कविता में कवि की किस मनोदशा को प्रस्तुत किया गया है और इसको किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कविता में कवि की मनोदशा उदास और अवसादग्रस्त प्रतीत होती है। कविता में प्रयुक्त कौवा और हिमलॉक के वृक्ष क्रमशः कठोरता और अपशकुन का संकेत देते हैं। अच्छा, शायद मैंने सेंट्रल आइडिया को आपको फिर से रिवाइज करके नहीं बताया है, एक बार इसको फिर से रिवाइज कर दूं क्या। चलिए इसको भी एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। क्वेश्चन था, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। मतलब डस्ट ऑफ स्नो कविता का सेंट्रल आइडिया क्या है। इसका सेंट्रल आइडिया हो जाएगा, डस्ट ऑफ स्नो कविता का सेंट्रल आइडिया यानी मुख्य विचार यह है कि किस प्रकार एक कवि ने हिमलॉक के वृक्ष से जमे हुए बर्फ के टुकड़ों को हिलाकर दुखी कवि के ऊपर गिरा देता है और ये बर्फ के कण कवि को खुशहाल बना देते हैं। जबकि हम हिमलॉक ट्री और कौवे को अपशकुन का प्रतीक मानते हैं। तथ्य यह है कि कभी कभी प्रकृति में घटित होने वाली छोटी चीजें भी मनुष्य के मनोदशा में बदलाव ला सकती हैं। कभी कभी जिन चीजों को हम बैड ओमेन यानी अपशकुन मानते हैं वे चीजें भी हमारे जीवन को खुशहाल बना देती हैं। तो ये था डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन हो ही गया। अब चौथा क्वेश्चन है, वेयर वाज द पोइट एंड व्हाट हैपेंड टू हिम। वेयर वाज द पोइट, कवि कहाँ थे, एंड व्हाट हैपेंड टू हिम, और उनके साथ क्या हुआ। मतलब कवि कहाँ थे और उनके साथ क्या हुआ। तो कवि कहाँ पे थे, कवि एक हिमलॉक की ट्री यानी धतूरे के वृक्ष के नीचे थे और उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ हुआ ये कि जिस वृक्ष के नीचे वो खड़े थे उसी वृक्ष पर एक कौवा आकर बैठ गया, और चूंकि सर्दी का मौसम था और उस वृक्ष पर बर्फ जमे हुए थे तो कौवे को बैठने से उस वृक्ष पर जमे हुए बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरते हैं और कवि का मूड बदल जाता है। मतलब जो कवि पहले उदास थे वो अब प्रसन्न हो जाते हैं। तो यही इसका आंसर है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। इन ए सैड मूड द पोइट स्टूड अंडर ए हिमलॉक ट्री। इन ए सैड मूड मतलब उदास मनोदशा में, द पोइट स्टूड कवि खड़े हुए थे, अंडर ए हिमलॉक ट्री मतलब धतूरे के वृक्ष के नीचे, ऑन व्हिच जिस पर स्नो हैड एक्यूमुलेटेड बर्फ जमा हुआ था। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है जमा होना या फिर संचित होना। मतलब उदास मनोदशा में कवि एक हिमलॉक की ट्री के नीचे खड़े हुए थे जिस पर बर्फ जमा हुआ था। देन तभी एक क्रो सूक द ब्रांच ऑफ द ट्री। एक क्रो यानी एक कौवे ने सूख हिला दिया द ब्रांच ऑफ द ट्री यानी पेड़ की डाली को। ब्रांच का मतलब होता है शाखा या डाली। एंड और द स्नो पार्टिकल्स फेल ऑन द पोइट मतलब बर्फ के कण, स्नो पार्टिकल्स यानी बर्फ के कण फेल गिरे ऑन द पोइट कवि पर। एंड हिज मूड चेंज्ड और उनका मनोदशा बदल गया। मतलब एक कौवे ने वृक्ष की डाली को हिलाया और उस पर लगे बर्फ के कण कवि पर गिरे और उनका मूड चेंज्ड यानी बदल गया। तो एक बार इसको भी फिर से रिवाइज कर देता हूँ। क्वेश्चन था, वेयर वाज द पोइट एंड व्हाट हैपेंड टू हिम। मतलब कवि कहाँ थे और उनके साथ क्या घटित हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा, इन ए सैड मूड यानी दुखी अवस्था में कवि एक हिमलॉक के ट्री के नीचे खड़े हुए थे जिस पर बर्फ जमा हुआ था। तभी एक कवि ने वृक्ष की शाखा को या फिर वृक्ष की डाली को सूख यानी हिला दिया और बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरे और उनका मूड यानी मनोदशा चेंज्ड यानी बदल गया। तो ये था चौथा क्वेश्चन। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा पांचवा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, नरेट ए सिमिलर एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ व्हेन ए नेचर इंटरवेंड एंड चेंज्ड योर मूड। नरेट ए सिमिलर एक्सपीरियंस। नरेट का मतलब होता है वर्णन करना, टू डिस्क्राइब। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, नरेट ए सिमिलर एक्सपीरियंस। एक इसी प्रकार के अनुभव का वर्णन कीजिए ऑफ योर लाइफ अपने जीवन के, व्हेन जब नेचर यानी प्रकृति, इंटरवेंड समावेश, इंटरवेंड का मतलब होता है समावेश यानी नेचर इंटरवेंड यानी प्रकृति के समावेश ने चेंज्ड योर मूड आपके मनोदशा को बदल दिया हो। मतलब आपको भी एक सिमिलर एक्सपीरियंस को नरेट करना है, डिस्क्राइब करना है जब आपके मनोदशा को प्रकृति के समावेश ने चेंज्ड यानी बदल दिया हो। मतलब जिस तरह से इस
पोयम में हुआ कि कवि जो पहले दुखी थे उनकी मनोदशा को प्रकृति में घटित होने वाली एक छोटी सी घटना ने बदल दिया। आपको भी ठीक इसी प्रकार एक सिमिलर एक्सपीरियंस का वर्णन करना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इन फैक्ट वास्तव में वी एब्सोल्युटली कैन नॉट डिनाई, हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। डिनाई का मतलब होता है इनकार करना, एब्सोल्युटली का मतलब बिल्कुल भी। हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते दैट की नेचर हैज द पावर टू टेक आवर मूड फ्रॉम डिस्पेयर टू ब्लिस। नेचर हैज द पावर, प्रकृति में शक्ति होती है, टू टेक आवर मूड फ्रॉम डिस्पेयर टू ब्लिस, हमारे मनोदशा को निराशा से आनंद की ओर ले जाने की। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा और ब्लिस का मतलब आनंद। यानी इनफैक्ट वास्तव में हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते कि प्रकृति में हमारे मनोदशा को निराशा से आनंद की ओर ले जाने की शक्ति होती है। जस्ट एज नेचर मेड द पोइट हैप्पी इन द पोयम, जस्ट एज जिस प्रकार नेचर मेड द पोइट हैप्पी इन दिस पोयम, प्रकृति ने कवि को खुशहाल बना दिया इस कविता में। यानी जिस प्रकार इस कविता में प्रकृति ने कवि को खुशहाल बना दिया या फिर प्रसन्न कर दिया, इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार व्हेन वी आर डिसअपॉइंटेड, हम जब भी निराश होते हैं, डिसअपॉइंट का मतलब होता है निराश होना, एंड इफ और अगर वी गो सम ब्यूटीफुल नेचुरल प्लेस, वी गो हम जाते हैं सम ब्यूटीफुल नेचुरल प्लेस, कुछ सुंदर प्राकृतिक जगह पर, देन तब द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता, मेक्स आवर मूड हैप्पी, हमारे मनोदशा को प्रसन्नचित्त कर देती है यानी खुशहाल बना देती है। मतलब हो जाएगा जिस प्रकार इस कविता में प्रकृति ने कवि को खुश कर दिया, ठीक उसी प्रकार जब भी हम कभी निराश होते हैं और अगर हम किसी सुंदर प्राकृतिक जगह पर जाते हैं तो प्रकृति की सुंदरता हमारे मनोदशा को खुशहाल बना देती है या फिर प्रसन्न कर देती है। दिस वुड हैव हैपेंड टू ऑलमोस्ट एवरीवन, यह लगभग सभी के साथ हुआ होगा। सो इन आंसर टू दिस क्वेश्चन, इसलिए इस प्रश्न के जवाब में यू कैन राइट योर पर्सनल एक्सपीरियंस, आप अपना व्यक्तिगत अनुभव राइट यानी लिख सकते हैं। मतलब ऐसी घटना जो इस कविता में हुई है कवि के साथ, मतलब जो कवि पहले उदास थे वो एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़े होते हैं और उस वृक्ष पर से एक कौवा कुछ बर्फ के कणों को उनके ऊपर गिराता है और इस तरह से उनका मूड बदल जाता है। मतलब जो कवि पहले उदास थे वो अब प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी घटना यहाँ पे लिखा जा रहा है कि लगभग सभी के साथ होती हैं कि जब भी कभी हम दुखी होते हैं या फिर उदास होते हैं और किसी सुंदर मनोरम प्राकृतिक स्थान पर चले जाते हैं तो प्रकृति की जो सुंदरता है हमारे मनोदशा को प्रभावित करती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हमारी मनोदशा को बदल देती है। मतलब जब हम पहले दुखी रहते हैं और किसी सुंदर स्थान पे जाते हैं तो हमारा मूड बदल जाता है, मतलब हम दुखी से पुनः प्रसन्न हो जाते हैं। और यहाँ पे लिखा जा रहा है कि ऐसा अनुभव लगभग सभी के साथ हुआ होगा। तो इस प्रश्न के जवाब में आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब अगर आप अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं लिखना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं आपको इस प्रश्न का जवाब बताऊं, तो आप लोग इसी को सीधे लिख सकते हैं, इतना हटा के यहाँ पे 100 के बाद जो लिखा हुआ है और बाकी यहाँ से यहाँ तक छाप दीजिए तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग अपना खुद का एक्सपीरियंस लिखते हैं तो और बेहतर होगा। और यही लिखना चाहते हैं तो इसको मत लिखिएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मत लिखिएगा, बाकी इतना लिख सकते हैं। देखिए 60 आंसर टाइप क्वेश्चन में केवल 5 क्वेश्चन थे, आई थिंक, हाँ ये 60 आंसर टाइप क्वेश्चन था और इसमें केवल 5 क्वेश्चन थे और पांचों को हम लोगों ने बड़े अच्छे से समझ लिया है, पढ़ लिया है। ये था 5वां क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने अभी पढ़ा। चलिए अब इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के जो भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको समझते हैं। तो ये है इस चैप्टर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, केवल 2 ही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर में दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है पोइट्स हैव ग्रेट पावर ऑफ इमेजिनेशन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट आल्सो एक्सप्लेन, यहाँ पे डॉट रहेगा कहीं यार, फुल स्टॉप रहेगा। तो क्वेश्चन है पोइट्स हैव ग्रेट पावर ऑफ इमेजिनेशन, मतलब कवियों में अद्भुत कल्पना शक्ति होती है या फिर कहें कि महान कल्पना शक्ति होती है। पावर ऑफ इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना शक्ति। रॉबर्ट फ्रॉस्ट आल्सो, और ये जो कल्पना शक्ति है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट में भी है। मतलब क्वेश्चन है कि कवियों में अद्भुत कल्पना शक्ति होती है यानी महान कल्पना शक्ति होती है और वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट में भी है। एक्सप्लेन हिज इमेजिनेशन, इनके कल्पना शक्ति को एक्सप्लेन करना है वेरी वेल, बहुत अच्छे से, एंड प्रूव्स, और ये सिद्ध करना है दैट की समटाइम द बैड सिंबल चेंज इनटू ए बून डिस्कस। समटाइम यानी कभी कभी, द बैड सिंबल यानी बुरे प्रतीक, चेंज बदल जाते हैं, इनटू बून एक वरदान में, डिस्कस मतलब इसका व्याख्या करना है कि कभी कभी जो बैड सिंबल होते हैं वो एक बून में यानी वरदान में बदल जाते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इनफैक्ट वास्तव में देयर इज ए नो डाउट that poets have great power of imagination. In fact यानी वास्तव में there is no doubt, इसमें कोई संदेह नहीं है that की poet have great power of imagination, कि कवियों में महान कल्पना शक्ति होती है। As Robert Frost has also presented his imagination very well in the poem Dust of Snow. As जैसा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने has also presented प्रस्तुत किया है या फिर दिखाया है his imagination अपने कल्पना को, imagination power यहाँ पे होगा POWER, imagination power, अपने कल्पना शक्ति को वेरी वेल बहुत अच्छे से इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, मतलब डस्ट ऑफ स्नो कविता में। मतलब जैसा कि इस कविता डस्ट ऑफ स्नो में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी अपनी कल्पना शक्ति को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है यानी प्रस्तुत किया है। द कॉम्बिनेशन ही मेड ऑफ द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री इज अमेजिंग। द कॉम्बिनेशन यानी जो मिलाप है, संयोग है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संयोग। ही मेड ऑफ क्रो एंड हेमलॉक ट्री, जो उन्होंने कौवे और हेमलॉक ट्री यानी धतूरे के वृक्ष में बनाया है, इज अमेजिंग, वो अद्भुत है। मतलब उन्होंने यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो संयोग कौवा और हेमलॉक के वृक्ष में बनाया है वह अद्भुत है, अमेजिंग है। द ट्री व्हिच पीपल कॉल
पॉइजनस, वृक्ष जिसे लोग पॉइजनस कहते हैं मतलब जहरीला मानते हैं, एंड और द क्रो व्हिच पीपल कंसीडर एज सिंबल ऑफ बैड ओमेन, कौवा जिसे लोग कंसीडर मानते हैं एज ए सिंबल ऑफ बैड ओमेन, अपशकुन के प्रतीक के रूप में। द सेम थिंग्स, ठीक वही चीजें, ब्रिंग जॉय, खुशियां ला देती हैं, टू द सैड माइंड ऑफ पोएट, कवि के दुखी मनोदशा में, माइंड के जगह यहाँ पे मूड होगा, टू द सैड मूड ऑफ द पोएट। मतलब वृक्ष जिसे लोग पॉइजनस मानते हैं यानी जहरीला मानते हैं, और कौवा जिसे लोग अपशकुन के प्रतीक के रूप में मानते हैं, यही चीजें कवि के मूड में, कवि के मनोदशा में खुशियां लाती हैं। इन दिस वे, इस प्रकार द पोएट हैज प्रूव्ड, कवि ने सिद्ध कर दिया है, दैट की समटाइम्स इवन बैड सिंबल प्रूव टू बी ए बून, समटाइम्स कभी कभी, इवन यहाँ तक बैड सिंबल्स बुरे प्रतीक भी प्रूव सिद्ध हो जाते हैं, टू बी ए बून एक वरदान के रूप में। यानी इस प्रकार द पोएट प्रूव्ड, कवि ने यह सिद्ध कर दिया है, दैट की समटाइम्स कभी कभी, इवन बैड सिंबल्स मतलब बुरे प्रतीक भी, प्रूव टू बी ए बून वरदान के रूप में सिद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था आपको प्रूव करना था कि समटाइम्स द बैड सिंबल चेंज इनटू ए बून, वो यहाँ पे प्रूव हो गया और ये इसी तरह ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। क्वेश्चन था पोएट हैव ग्रेट पावर ऑफ इमेजिनेशन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट आल्सो एक्सप्लेन हिज इमेजिनेशन वेरी वेल एंड प्रूव दैट समटाइम्स द बैड सिंबल चेंज इनटू ए बून। डिस्कस, मतलब कवियों में एक महान कल्पना शक्ति होती है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट में भी है, उनकी कल्पना शक्ति को बहुत अच्छे से मतलब वेरी वेल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन यानी व्याख्या कीजिए, एंड प्रूव और सिद्ध कीजिए दैट की कभी कभी बुरे प्रतीक भी बून यानी वरदान में बदल जाते हैं। तो इसका आंसर था इनफैक्ट, वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं है कि कवियों में अद्भुत या फिर महान कल्पना शक्ति होती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी अपनी इस कविता डस्ट ऑफ स्नो में अपने कल्पना शक्ति को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है यानी प्रस्तुत किया है। यहाँ पे पावर लिख लेते हैं। उन्होंने कौवे और हिमलाक के वृक्ष में जो संयोग बनाया है इज अमेजिंग, अद्भुत है। वृक्ष जिसे लोग जहरीला मानते हैं और कौवा जिसे लोग अपशकुन का एक प्रतीक मानते हैं, वही चीजें कवि के मनोदशा में खुशियां लाती हैं, माइंड के जगह मूड रहेगा यहाँ पे। इस प्रकार कवि ने यह सिद्ध कर दिया है कि कभी कभी बुरे प्रतीक भी एक वरदान सिद्ध हो जाते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन डस्ट ऑफ स्नो के लॉन्ग आंसर का। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है सिंपल मोमेंट प्रूव्स टू बी वेरी सिग्निफिकेंट एंड सेव्स रेस्ट ऑफ द डे ऑफ पोएट फ्रॉम बीइंग वेस्टेड, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। सिंपल मोमेंट मतलब साधारण क्षण भी या फिर साधारण पल भी। मोमेंट का मतलब क्या होता है? क्षण या पल। प्रूव्स टू बी वेरी सिग्निफिकेंट कई बार बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाते हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। एंड सेव्स और बचा पाते हैं या फिर बचा लेते हैं रेस्ट ऑफ द डे बचे हुए दिन को ऑफ द पोएट कवि के बीइंग वेस्टेड बर्बाद होने से। मतलब कई बार साधारण पल भी महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाते हैं और कवि के बचे हुए दिन को बर्बाद होने से बचा लेते हैं। एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो मतलब कविता डस्ट ऑफ स्नो के आधार पर आपको इसका व्याख्या करना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। नेचर इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, डिवाइन एंड वंडरफुल। प्रकृति अत्यंत सुंदर, डिवाइन यानी दिव्य, एंड वंडरफुल यानी अद्भुत है। यानी प्रकृति अत्यंत सुंदर, दिव्य और अद्भुत है। इट कैन मेक इवन द सैडेस्ट पर्सन हैप्पी। यह एक दुखी से दुखी व्यक्ति को भी प्रसन्न बना सकती है यानी खुशहाल बना सकती है। सैडेस्ट का मतलब होता है दुखी से भी दुखी। सैड, सैडर, सैडेस्ट। एज इट इज रिटन इन दिस पोएम जैसा कि इस कविता में लिखा गया है दैट की व्हेन द पोएट वाज सिटिंग अंडर द हिमलॉक ट्री विद सैड मूड। व्हेन द पोएट वाज सिटिंग जब कवि बैठे थे अंडर द हिमलॉक ट्री धतूरे के वृक्ष के नीचे विद सैड मूड एक दुखी अवस्था में, दुखी मनोदशा में। एक क्रो ड्रॉप्ड सम स्नोफ्लेक ऑन हिज बॉडी। एक कौवे ने उनके ऊपर कुछ बर्फ के टुकड़ों को ड्रॉप्ड यानी गिरा दिया। दिस चेंज्ड द मूड ऑफ द पोएट इसने कवि की मनोदशा को बदल दिया। फ्रॉम सैडनेस टू जॉय मतलब दुखी से आनंद में। मतलब इसने कवि के मनोदशा को दुखी से आनंद में चेंज्ड यानी बदल दिया। ए वेरी सिंपल मोमेंट प्रूव्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेव्ड द रेस्ट ऑफ द पोएट्स डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड। ए वेरी सिंपल मोमेंट एक बहुत साधारण पल भी, एक बहुत साधारण क्षण भी, प्रूव्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो गया, एंड सेव्ड और बचा लिया द रेस्ट ऑफ द पोएट्स डे कवि के बचे हुए दिन को फ्रॉम बीइंग वेस्टेड बर्बाद होने से। मतलब एक साधारण क्षण भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ और कवि के बचे हुए दिन को बर्बाद होने से सेव्ड यानी बचा लिया। समटाइम्स कभी कभी निगेटिविटी कैन लीड टू पॉजिटिव चेंज। नकारात्मकता से भी सकारात्मक बदलाव आ सकता है। निगेटिविटी का मतलब होता है नकारात्मकता और पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक। मतलब कभी कभी नकारात्मकता से भी सकारात्मक बदलाव आ सकता है। ए स्मॉल थिंग्स एक छोटी चीज कैन मेक ए बिग डिफरेंस एक बड़ा अंतर ला सकती है। द क्रो एंड द हिमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सारो और बैड ओमेन यानी कौवा और हिमलॉक ट्री यानी धतूरे का वृक्ष रिप्रेजेंट दिखाता है या फिर प्रदर्शित करता है सारो यानी दुख और अथवा बैड ओमेन अपशकुन को। मतलब क्रो और हिमलॉक ट्री दुख और अपशकुन को प्रदर्शित करता है। बट लेकिन दे बिकेम ए सोर्स ऑफ जॉय फॉर द पोएट। दे बिकेम वे बन जाते हैं ए सोर्स ऑफ जॉय आनंद का एक स्रोत फॉर द पोएट कवि के लिए। लेकिन वे कवि के लिए आनंद का एक स्रोत बन जाते हैं। दिस वाज द ब्यूटीफुल मैसेज यह एक सुंदर संदेश था गिवन बाय द पोएट इन दिस पोएम डस्ट ऑफ स्नो जो इस कविता डस्ट ऑफ स्नो में कवि के द्वारा दिया गया। मतलब यह एक सुंदर मैसेज था जो कवि के द्वारा डस्ट ऑफ स्नो पोएम में दिया गया। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें आप लोगों ने ये प्रूव्ड कर दिया, ये सिद्ध कर दिया। कई बार साधारण पल भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं और इसको आपने एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो
पोयम यानी डस्ट ऑफ स्नो कविता के आधार पर। एक बार इसका फिर से आंसर रिवाइज कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन था साधारण क्षण भी कई बार बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं और कवि के बचे हुए दिन को बर्बाद होने से बचा लेते हैं। डस्ट ऑफ स्नो कविता के आधार पर व्याख्या कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति अत्यंत सुंदर, डिवाइन यानी दिव्य, वंडरफुल यानी अद्भुत। यानी प्रकृति अत्यंत सुंदर, दिव्य और अद्भुत है। यह दुखी से दुखी व्यक्ति को भी हैप्पी कर सकती है यानी प्रसन्न कर सकती है। जैसा कि इस कविता में लिखा गया है दैट की जब कवि एक उदास मनोदशा में हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे होते हैं, एक कौवा उनके शरीर पर स्नोफ्लेक्स यानी बर्फ के टुकड़ों को गिरा देता है। इससे कवि का मूड यानी कवि का मनोदशा दुखी से खुशहाल में बदल जाता है। मतलब जो कवि हैं वो बर्फ के कणों को अपने शरीर पर गिरने से प्रसन्न महसूस करने लगते हैं, मतलब खुशहाल महसूस करने लगते हैं। एक बहुत साधारण पल भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाता है और कवि के बचे हुए दिन को बर्बाद होने से सेव्ड यानी बचा लेता है। कभी कभी नकारात्मकता से भी सकारात्मक बदलाव आ सकता है। एक छोटी चीज भी बड़ा अंतर ला सकती है। कौवा और धतूरे का वृक्ष दुख और अपशकुन को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वे कवि के लिए एक आनंद का स्रोत बन जाते हैं। डस्ट ऑफ स्नो कविता में कवि के द्वारा दिया गया यह एक सुंदर संदेश था। तो इस तरह से डस्ट ऑफ स्नो के लॉन्ग आंसर का दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों ने देख लिया और इसी दूसरे क्वेश्चन के साथ डस्ट ऑफ स्नो का जो लॉन्ग आंसर है वो समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद जो बचा है वो है इस चैप्टर यानी डस्ट ऑफ स्नो का एमसीक्यू। चलिए डस्ट ऑफ स्नो का एमसीक्यू देखते हैं यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यह है डस्ट ऑफ स्नो क्लास 10 का एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें पूरे 6 यहाँ पे हैं और 4 यहाँ पे हैं, मतलब पूरे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन सभी को एक एक करके समझते हैं और इनके आंसर्स को देखते हैं। यहाँ पे जो पहला एमसीक्यू है हु सूक डाउन द हेमलॉक ट्री, मतलब हेमलॉक की ट्री पर यानी धतूरे के वृक्ष पर हु सूक कौन बैठा। तो हेमलॉक की ट्री पर कौन बैठा था? क्रो बैठा था। यहाँ पे क्रो कहाँ है? ये रहा। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा कि हेमलॉक की ट्री पर क्रो यानी कौवा बैठा था। क्रो का मतलब कौवा होता है, कुकू का मतलब कोयल होता है, मैना भी एक पक्षी है, उसका मीनिंग यहाँ पे मीनिंग नहीं, स्पेलिंग यहाँ पे दिया गया है। पैरेट का मतलब आप लोग जानते हैं तोता होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्रो सूक डाउन द हेमलॉक ट्री, मतलब कौवा हेमलॉक की ट्री पर बैठा हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट फेल ऑन द पोइट, कवि पर क्या गिरा। तो कवि के ऊपर क्या गिरा था? ऑप्शन ए है डस्ट ऑफ ट्री मतलब पेड़ के कण, ऑप्शन बी है डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण, और ऑप्शन सी है डस्ट ऑफ रेन बारिश के कण, और ऑप्शन डी है डस्ट ऑफ क्रो मतलब कौवे के कण। तो कवि के ऊपर क्या गिरे थे? कवि के ऊपर गिरे थे डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के कण, क्योंकि सर्दी का मौसम था और जो हेमलॉक ट्री था उस पर भी बर्फ जमे हुए थे और जैसे ही कौवा उस वृक्ष पर आकर बैठता है तो हेमलॉक ट्री की जो डालियां हैं वो हिल जाती हैं और उस पर जमे हुए बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरते हैं। ये सभी एमसीक्यू जो लोग इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़े होंगे वो लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। तो मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोग इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको समझाया उसको जरूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा आप लोगों को, या फिर आप लोग डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं डस्ट ऑफ स्नो खुलकर सीखें, तो यहाँ पे ये वाला वीडियो आ जाएगा, इसको आप लोग देख सकते हैं। तो कवि के ऊपर क्या गिरे थे? डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के कण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है इन व्हाट मूड वाज द पोइट अर्लियर, मतलब इन व्हाट मूड किस मनोदशा में वाज द पोइट कवि थे अर्लियर यानी पहले कवि किस मनोदशा में थे? पहले का मतलब कविता के आरंभ में, तो कविता के आरंभ में यानी पहले कवि किस मनोदशा में थे? ऑप्शन ए है प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब होता है मनोरम या सुहावना। तो क्या कवि सुहावना मनोदशा में थे? नहीं। ऑप्शन बी है हैप्पी, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी है सैड यानी दुखी, और ऑप्शन डी है गुड। तो पहले कवि किस मनोदशा में थे? तो पहले कवि दुखी थे यानी सैड थे, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट। व्हाट वाज द इफेक्ट, प्रभाव क्या था ऑफ द फॉल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट, कवि पर डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के कणों के गिरने का, यानी कवि पर बर्फ के कणों के गिरने का प्रभाव क्या था? आपको प्रभाव बताना है। क्या प्रभाव हुआ जब बर्फ के कण हेमलॉक के ट्री से कवि के ऊपर गिरे? क्या हुआ था? ऑप्शन ए है चेंज हिज मूड, उनका मनोदशा बदल गया। ऑप्शन बी है चेंज हिज लक, उनका भाग्य बदल गया। ऑप्शन सी है चेंज्ड हिज जॉब, उनकी नौकरी बदल गई, और ऑप्शन डी है चेंज्ड हिज कलर, उनका रंग बदल गया। तो बर्फ के कणों को गिरने से कवि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था? कवि जो पहले उदास थे वो प्रसन्न हो जाते हैं यानी उनका मूड बदल जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यानी चेंज हिज मूड, उनका मूड यानी मनोदशा बदल गया। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोइट, कवि के लिए क्या बचा था? मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कवि के लिए क्या बचा था। यहाँ पे पोएम के लास्ट में जो हुआ उसकी बात हो रही है। लास्ट में जब कवि बताते हैं कि उनका मनोदशा किस प्रकार बदल गया, उनके ऊपर जब बर्फ के कण गिरते हैं तो उनका मनोदशा बदल जाता है और वो बताते हैं कि मैंने दिन के कुछ हिस्से को बचा लिया। तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोइट, कवि के लिए क्या बचा था, यानी कवि ने किस चीज को बचा लिया सीधे कहें तो। ऑप्शन है क्रो कौवे को, नहीं गलत है। ऑप्शन बी है ट्री, पौधे को बचा लिया था, उस पेड़ को हेमलॉक की ट्री को बचा लिया था, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है स्नो, बर्फ को बचा लिया था, ये भी गलत है। और ऑप्शन डी है सम पार्ट ऑफ द डे, दिन के कुछ हिस्से को, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। छठवां क्वेश्चन है द पोइट सेज ऑफ ए डे आई हैड रूड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूड, मतलब इसमें जो पूछा जा रहा है वो रूड का मीनिंग आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा? रूइंड यानी बर्बाद करना, हेल्ड इन रिग्रेट दुख में रहना, रूल्ड शासन करना, कंक्वर्ड विजय प्राप्त करना। कंक्वर्ड का मतलब होता है विजय प्राप्त करना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रूड का मतलब क्या होता है? इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताते वक्त बताया था। आई थिंक सबसे लास्ट लाइन है ये पोएम का। लास्ट में क्या लाइन था? सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड, सेव्ड सम पार्ट बचा लिया, सम पार्ट कुछ दिन को, ऑफ ए डे
दिन के आई हैड रूट, जिसे मैं बर्बाद कर रहा था या फिर जिसमें मैं दुख महसूस कर रहा था, उस दिन के कुछ हिस्से को मैंने सेव्ड यानी बचा लिया। तो रूट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? रूट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा बर्बाद करना या फिर दुख में रहना। ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, लेकिन आपकी बुक में जो दिया है वो दिया है हेल्ड इन रिग्रेट। डिफिकल्ट वर्ड जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि रूट का मतलब क्या होता है, तो उसमें था हेल्ड इन रिग्रेट। तो आप लोग ये ऑप्शन सही कर सकते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हेल्ड इन रिग्रेट, दुख में रहना। तो रूट का मतलब क्या हो जाएगा? हेल्ड इन रिग्रेट। सातवां क्वेश्चन है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 10 ऑप्शनों का राइम स्कीम बताना है। मैंने राइम स्कीम को बहुत अच्छे से समझाया था इसके पिछले वाले वीडियो में, तो बार बार उसका जिक्र इसलिए आ रहा है क्योंकि वो एक मास्टर वीडियो था इस वीडियो का। जो लोग इस वीडियो को देखे रहे होंगे उन लोगों को ये चैप्टर समझने में, मतलब इस चैप्टर का जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है उनको समझने में बहुत आसानी होगा। तो यहाँ पे इसको भी IMP में कर देता हूँ, ठीक है। सेंट्रल आइडिया और राइमिंग स्कीम ये जरूर पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो राइमिंग स्कीम क्या है 10 ऑप्शनों का? ऑप्शन ए है BA BA CD CD, ऑप्शन बी है AB AB CD CD, ऑप्शन सी है AB AB CD DC और ऑप्शन डी है AB BA CD CD। तो इस चैप्टर यानी 10 ऑप्शनों का राइमिंग स्कीम क्या होगा? AB AB CD CD। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब AB AB CD CD इसका राइमिंग स्कीम कैसे है वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, इसको मैंने बहुत अच्छे से इसके पहले वाली वीडियो में समझा रखा है। इसमें हम लोगों ने इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ा था, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग पढ़ा था, सेंट्रल आइडिया पढ़ा था, फिर पोएटिक डिवाइसेस भी पढ़े थे। उसी पोएटिक डिवाइसेस में हम लोग राइमिंग स्कीम भी पढ़े थे, जहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि AB AB CD CD इस चैप्टर का राइमिंग स्कीम क्यों है और इसको किस तरह का राइमिंग स्कीम बोलते हैं। तो जो लोग उसको पढ़े हैं वो लोग जरूर से बताएं कि AB AB CD CD इस चैप्टर का राइमिंग स्कीम है और ये कैसा राइमिंग स्कीम है, मतलब AB AB CD CD कैसा राइमिंग स्कीम है, कमेंट में जरूर बताएं। यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है नेम द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट। यहाँ पे आपको बताना है कि एंड सेव्ड सम पार्ट में यानी इस वाले लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। तो कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? ऑप्शन ए है अलिटरेशन, ऑप्शन बी है मेटाफर, ऑप्शन सी है ऑक्सीमोरॉन और ऑप्शन डी है सिमिली। कुछ लोग सिमाइल भी इसको पढ़ते हैं। तो कौन सा इसमें पोएटिक डिवाइसेस यूज हुआ है एंड सेव्ड सम पार्ट? आप लोग यहाँ पे देखेंगे एस और एस का 2 कॉन्सोनेंस साउंड का रेपिटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइसेस होगा? कौन सा पोएटिक डिवाइसेस होगा? यहाँ पे होगा अलिटरेशन। अलिटरेशन किसको कहते हैं? जब किसी लाइन में एक से अधिक कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार रेपिटेशन हो तो वहाँ पे होता है अलिटरेशन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अलिटरेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट, मतलब डस्ट ऑफ स्नो किस चीज को प्रदर्शित करता है? अब ऑप्शन ए है हीलिंग पावर ऑफ नेचर, प्रकृति के हीलिंग पावर को, यानी प्रकृति के किसी चीज को ठीक कर देने की शक्ति को। ऑप्शन बी है पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के कणों को। ऑप्शन सी है कूल वेदर, ठंडे मौसम को। ऑप्शन डी है नन ऑफ एबव, इनमें से किसी को भी नहीं। तो डस्ट ऑफ स्नो किसको प्रदर्शित करता है? हीलिंग पावर ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति में जो किसी चीज को हील कर देने की शक्ति होती है, उस शक्ति को इस कविता यानी डस्ट ऑफ स्नो में प्रेजेंट किया गया है। किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, मतलब कौवा और हेमलॉक ट्री को सिंबलाइज किया गया है, मतलब किससे सिंबलाइज किया गया है? इसमें एक और पोएटिक डिवाइसेस है जो है सिंबलिज्म, इसका भी डिस्कशन मैंने किया था उसमें। तो इसमें क्रो और हेमलॉक ट्री सिंबलाइज हुए हैं। तो क्रो और हेमलॉक ट्री को किससे सिंबलाइज किया गया है? ऑप्शन ए है सारो यानी दुख से, ऑप्शन बी है हैप्पीनेस प्रसन्नता, ऑप्शन सी है सेलिब्रेशन यानी उत्सव से, सेलिब्रेशन का मतलब उत्सव होता है, ऑप्शन डी है डेथ यानी मृत्यु से। तो हेमलॉक ट्री और क्रो को किससे सिंबलाइज किया गया है? सारो से यानी दुख से। तो ये थे कुछ डस्ट ऑप्शनों से लिए गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिनको मैंने आपको बता दिया। अब इसी के साथ डस्ट ऑप्शनों का एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन किया डस्ट ऑप्शनों का स्टैंजा से लिए गए कुछ प्रश्नों को, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को और डस्ट ऑप्शनों के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को, और साथ ही इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अब बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई भी अब ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको न पता हो। सभी तरह के क्वेश्चन को मैंने आपको इस सिंगल वीडियो में बता दिया है। तो अगर आप लोग इस PDF को पाना चाहते हैं तो आपको गूगल पे सर्च करना है डस्ट ऑप्शनों खुलकर सीखें, आपको ये वाला पेज मिल जाएगा। यहाँ पे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर लिखे गए हैं। आप लोग यहाँ पे जाकर के नोट वगैरह बना सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस वाले PDF को आप लोग सीधे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इस चैप्टर के कुछ रिसोर्सेज दिए गए हैं, ये सभी लिंक हैं। ये जो 3-4 लिंक आपको दिख रहे हैं सभी लिंक हैं। आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो एक पर्टिकुलर वेब पेज पर पहुँच जाएंगे, जहाँ से आप लोग यहाँ पे दिए गए जो भी चीज़ें हैं उसको आप पढ़ पाएंगे। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये सब चीज़ें पढ़ पाएंगे, इसमें ये सब चीज़ें दिए गए हैं और यहाँ पे ये सब चीज़ें दिया गया है। तो इस PDF में ही ये लिंक भी है जिस PDF को मैं प्रोवाइड करूँगा आपको खुलकर सीखेंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो मेक श्योर आप लोग टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें। चलिए इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। मैं फिर से रिकमेंड करूंगा अगर आप लोगों ने इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा है तो जरूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया इस चैप्टर का मास्टर वीडियो था वो वीडियो जिसमें मैंने सब कुछ डिस्कशन किया था इस वीडियो के बारे में। तो मेक श्योर आप लोग उसको जरूर से देखिएगा। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहीं कहीं अरे पर आ रहा होगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। नहीं मिल रहा है तो क्लास 10th इंग्लिश का प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे जाएं। वहाँ भी नहीं मिल रहा है तो यूट्यूब पे सर्च करें डस्ट ऑप्शनों खुलकर सीखें।
आप लोगों को ये वीडियो मिलेगा, आप लोग यहाँ से क्लिक करके इसको देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को आप समाप्त करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट हो इस चैप्टर से संबंधित तो जरूर से नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो आपके बैच में पढ़ रहे हैं। मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।